नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे थे, वोटिंग समाप्त हो गया है। शाम 6 बजे तक वोटिंग थी। वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई और सबकी निगाहें 6 तारीख पर टिक गई हैं, जब इन दोनों सीटों के लिए काउंटिंग होगा, यानी कि जीत और हार तय होगा। इन 2 दिनों तक अब चर्चा चलेगी कि आखिर इन दोनों सीटों पर क्या बीजेपी जीत का परचम लहराएगी या फिर आरजेडी का सिक्का चलेगा, क्योंकि इस बार जो है जो पॉलिटिकल समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, सब कुछ बदला हुआ है। 2020 और 2022 के चुनाव में काफ़ी अंतर है, क्योंकि 2020 में तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, आरजेडी कांग्रेस समेत अन्य जो पार्टियां थीं, वामपंथी पार्टियां, वो साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आरजेडी के साथ है। गोपालगंज बीजेपी का सिटिंग सीट थी और मोकामा आरजेडी की। हम अभी चर्चा करेंगे गोपालगंज सीट की। आखिर जब चुनाव संपन्न हो गए, वहां के लोगों ने वोटिंग कर लिया, तो आखिर क्या कुछ रहने वाला है। 2020 में गोपालगंज सीट पर करीब 55% मतदान हुआ था। इस बार भी शाम 6 बजे तक उसी के आसपास वहां के लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है। आसपास कुछ कम, मतलब 2020 की अगर हम बात कर लें तो 55%। इस बार भी उसी के इर्द गिर्द जो वोटिंग परसेंटेज है वो रहा है। फाइनल जो वोटिंग परसेंट है चुनाव आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया है, इसीलिए हम आसपास आपको बता रहे हैं। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी वो सीट, गोपालगंज सीट बचा पाएगी? क्योंकि 2020 में तब लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव चुनावी मैदान में थे, बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और उन्होंने बड़ा वोट, महागठबंधन का बड़ा वोट उन्होंने काटा था। दूसरे नंबर पर साधु यादव रहे थे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे आसिफ गफूर, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। यानी कि साधु यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था। इस बार की अगर बात कर लें तो इस बार साधु यादव की पत्नी तो चुनावी मैदान में हैं। सुभाष सिंह जो 2020 के विनिंग कैंडिडेट थे बीजेपी के, उनकी पत्नी कुसुम देवी चुनावी मैदान में हैं। चूंकि सुभाष सिंह का निधन हो गया है, लिहाजा उस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो कुसुम देवी, इंदिरा देवी जो साधु यादव की पत्नी है, और मोहन गुप्ता को आरजेडी ने उम्मीदवार बना करके कहीं न कहीं वैसे वोटरों में सेंधमारी की कोशिश की। कुछ हद तक 10% या 15% उसमें बीजेपी आरजेडी सफल होते हुए भी दिखी है। जो जानकारी निकल करके सामने आई है कि जो बीजेपी का आधार वोट है, वैसे वोट, कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ वोटर जो हैं आरजेडी कैंडिडेट को वोट कर दिए हैं। तो कुछ परसेंटेज वोट बीजेपी का कटते हुए दिखा है। आज जब हम वहां गोपालगंज में पता किया, कई लोगों से जब बात की, तो यह बात निकल करके सामने आई कि जो पिछड़े तबके उनको साधने में आरजेडी सफल होते हुए दिखी है। वो कितना वोट साधने में सफल हुए हैं आरजेडी के लोग, यह तो 6 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी तक यही जानकारी है कि कुछ परसेंट वोट जो वैश्य बिरादरी का वोट है वो आरजेडी कैंडिडेट मोहन गुप्ता ने काटा है। इंदिरा देवी की बात कर लेते हैं। इंदिरा देवी बसपा के टिकट पर, जो साधु यादव की पत्नी है, तो बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में थी। लेकिन साधु यादव इस 2020 की तरह इस बार प्रभावी नहीं हो पाए हैं। यादव मतदाता कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की ओर देखा है। वे नीचे नहीं बल्कि ऊपर, यानी कि साधु यादव भले ही यादव समाज से हों, लेकिन यादव बिरादरी के वोट को अपने खाते में करने में इस बार नाकामयाब दिखे हैं। ऐसी जानकारी निकल कर के सामने आ रही है। कहा तो यही जा रहा है कि साधु यादव जो पिछली दफे 40,000 करीब 41,039 वोट वो लाए थे, इस बार उनकी पत्नी इंदिरा देवी 10,000 वोट यादवों का अगर काट लेती हैं तो यही बड़ी बात होगी। हालांकि जो मायावती की जाति का जो वोट है, जो राम वोट है, वो कहीं ना कहीं साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी के पक्ष में गया है। लेकिन जिस तरीके से यादव वोटों का डिवीजन पिछली दफे
साधु यादव ने किया था, यादव वोटरों को अपने पाले में गोलबंद किया था, वैसी स्थिति इस बार नहीं दिखी है। तो यही जो है सबसे बड़ा खतरा बीजेपी के लिए है। पिछली दफे कांग्रेस प्रत्याशी रहते हुए उन्हें तीसरे नंबर पर ढकेल दिए थे साधु यादव, इस बार वैसा होते हुए नहीं दिख रहा है। लड़ाई त्रिकोणात्मक है, लेकिन कहीं न कहीं मोहन गुप्ता का MY समीकरण जो मुस्लिम के जो वोटर हैं उन लोगों ने तो वोट किया है, यादवों ने भी बड़ी संख्या में उनको वोट किया है। इसके अलावे जो नीतीश कुमार की पार्टी JDU का वोट है, जो अति पिछड़ा वोट माना जाता है, उसका वोट भी RJD कैंडिडेट को मिलते हुए दिखा है। वैसे चूंकि मोहन गुप्ता वैश्य बिरादरी के वोटर के कैंडिडेट हैं, लिहाजा कुछ परसेंट वोट जिसे बीजेपी का वोट माना जाता था उसे भी उन्होंने उसको भी काटने में वे सफल हुए हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मोहन गुप्ता की मजबूत स्थिति दिखी है। हालांकि कुसुम देवी जो सुभाष सिंह की पत्नी है, निधन के बाद, सुभाष सिंह के निधन के बाद चुनावी मैदान में उनकी पत्नी है और कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट का लाभ उन्हें मिलते हुए दिखा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि वैश्य वोटों में तो नुकसान हुआ ही है, अपर कास्ट के जो वोट थे कहीं ना कहीं उनमें उन लोगों में भी थोड़ा असंतोष दिखा था। पिछली दफे जब बिहार विधान परिषद के चुनाव हो रहे थे उसमें सुभाष सिंह ने बीजेपी कैंडिडेट के कहीं ना कहीं खिलाफत किया था और उसका खामियाजा थोड़ा बहुत उन्हें भुगतना पड़ा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने लगातार वहां पर दौरा किया, जो असंतोष था उस असंतोष को मिटाने की कोशिश की, काफी हद तक उसमें सफल भी हुए। लेकिन वोट परसेंट जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट है, जो आधार वोट है, उसमें वोट परसेंट में काफी कमी आई। आज हम जब गोपालगंज में बात कर रहे थे तो उन्होंने एक पत्रकार ने बताया कि गोपालगंज शहरी सीट जहां पर 1200 वोटर हैं, वहां दोपहर के 1 बजे तक महज 125 वोट पड़े थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी का आधार बैंक, जो वोट बैंक वाला जो इलाका है, उन इलाकों में वोट परसेंट काफी धीमा था। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट, गोपालगंज से जो बीजेपी कैंडिडेट हैं कुसुम देवी, उनको उठाना पड़ सकता है। क्या कुछ होगा, यह सब कुछ भविष्य के गर्त में है। 6 तारीख तक का इंतजार कीजिए। लेकिन आप अभी तक की जो जानकारी निकल करके सामने आई है कि बीजेपी जहां 2005 से सुभाष सिंह उस सीट पर से जीतते आ रहे हैं, 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी JDU से अलग होकर के चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद भी स्थिति उनकी अच्छी थी। इस बार कहीं ना कहीं उपचुनाव में स्थिति थोड़ी कमजोर होते हुई दिखी है। हालांकि 2020 के चुनाव में की अगर हम बात कर लें तो वे 36,752 मतों से बीजेपी कैंडिडेट सुभाष सिंह चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं रहने वाली है। इतना बहुत क्लोज फाइट है, क्योंकि साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी कारगर नहीं हो पाई हैं। कहा तो यही जा रहा है कि यादव बहुल वाले गोपालगंज सीट में अगर 10,000 वोट भी अगर इंदिरा देवी यादव समाज का काट लेती हैं तो यही बहुत बड़ी बात होगी। मैक्सिमम वोट जो है M और Y का RJD कैंडिडेट के पक्ष में गया है। उसके अलावा उन्होंने अपने स्वजातीय वोट को भी अपने पाले में कुछ हद तक उसमें लेने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा का वोट कहीं ना कहीं गया है RJD कैंडिडेट के पक्ष में। तो इन तमाम समीकरण, इन तमाम बातों को अगर हम इकट्ठा करें तो यही कहा जा सकता है कि गोपालगंज की लड़ाई में RJD कैंडिडेट मोहन गुप्ता की स्थिति अच्छी। हालांकि दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। हम दावा भारतीय जनता पार्टी की भी खारिज नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं का साफ कहना है कि सहानुभूति वोट के अलावे हम अति पिछड़ा वोट में हमने सेंधमारी की है। बड़ी संख्या में अति पिछड़ा समाज के वोटर, पासवान वोटर, अन्य जो दलित महादलित वोटर हैं, उन तमाम लोगों ने हमारे पक्ष में मतदान किया है और निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यही है कि साधु यादव फैक्टर गोपालगंज में सफल नहीं हो पाया। तो यह गोपालगंज की तस्वीर थी, जहां हमने आपको तीनों कैंडिडेट के बारे में बताया कि देखिए इन तीनों कैंडिडेट की स्थिति क्या है, हकीकत क्या है, वहां का सामाजिक ताना बाना, सामाजिक समीकरण क्या है, वोट परसेंट क्या रहा, और फिर 2020 और 2022 के चुनाव में
अंतर क्या रहा, इन तमाम बातों का हमने जिक्र किया है। लेकिन इंतजार तो 6 तारीख तक आप तमाम लोग करते रहें। इसी तरीके की चर्चा अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। 6 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब एक बार फिर से हम चर्चा कर बताएंगे कि आखिर बीजेपी कैंडिडेट या फिर आरजेडी कैंडिडेट या फिर साधु यादव कितने हद तक सफल हुए, कहाँ किनकी कमी रह गई, इन तमाम बातों का हम जिक्र करेंगे। लेकिन गोपालगंज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।